सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, लेक्चर नंबर 53 आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले कंप्लीट 52 जो है लेक्चर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ और आई होप आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। 2 दिन के बाद जो है आपके पीएमटी स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपनी तैयारी अच्छे से रखो। हो सकता है कि भाई आपकी जो स्टडी है ना उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़े, और मैं खुद कहता हूं कि 1-2 घंटे स्टडी कम भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पीएमटी है ये आपकी फर्स्ट स्टेज है मेरे भाई, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है, इसको क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। इसको क्वालिफाई करोगे तभी जाके जो है आपका रिटर्न का नंबर आएगा। इसीलिए अभी कुछ दिन जो है पढ़ाई पर 1-2 घंटे कम भी खर्च करोगे ना तो चल जाएगा, लेकिन इस पर खर्च करना आपको बेहद जरूरी है पीएमटी पीएसटी के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पहली और सेकंड स्टेज है। जब ये आप क्वालिफाई करोगे तभी जो है जाके आप रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एक बात बता देता हूँ। एक तो वो बच्चे हैं जिनका जो है नाम नहीं आया है भाई पीएमटी में, ठीक है। नाम नहीं आया है, ठीक है। नाम नहीं आया है पीएमटी लिस्ट के अंदर जो अभी जारी की गई है, ठीक है। एक तो ये बच्चे हैं भाई, बहुत सारा मैंने देखा है, 1-2 बच्चे मुझे मिले भी थे भाई, इतनी ज़्यादा तकलीफ में थे, उनको देख के खुद मेरा जो है मन अजीब सा हो गया था मेरे भाई, ठीक है, सच बताऊं। और ऐसी कोई 1-2 बच्चे की नहीं है, बहुत सारे बच्चों की ऐसी कहानी है वर्तमान में करंट टाइम में मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए इनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, अब एचएसएससी कर सकती है भाई। मेरा तो यही मानना है, अभी आप देखिए उम्मीद मत छोड़िएगा, अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि 3 या 4 लिस्ट और अभी आएंगी मेरे भाई, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, ठीक है। तो उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद बहुत अच्छी चीज़ है मेरे भाई। आई बात समझ में? उसके बाद ठीक है, ये बात तो हो गई इनकी जिनका नाम नहीं आया, फिर भी उम्मीद करते रहो आपका नाम आ जाए, और भी लिस्ट आएंगी, ठीक है। दूसरा वो बच्चे हैं जिनका नाम आ गया है लिस्ट में, ठीक है, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा आपके लिए क्या जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। जिनका नाम आ गया है, जिनका नाम आ गया है पीएमटी के लिए, ठीक है, आपका नाम पीएमटी में आ गया ना, तो इस बात से आपको खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपका पीएमटी में लिस्ट में नाम आ गया। आपका नाम जरूर आ गया, ये अच्छी बात है, लेकिन अब आपकी जो है जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है मेरे भाई, ठीक है। जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ये इसलिए बढ़ जाती है, पीएमटी में आपने देखा ना क्या हाल हुआ कट ऑफ का, ऐसा ही हाल आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में होएगा ना, फाइनल मेरिट लिस्ट में, ये तो अभी बहुत दूर है भाई, फाइनल मेरिट लिस्ट तो बहुत दूर है। इससे पहले जो है आपकी पीएसटी भी आएगी मेरे हिसाब से, और जो है रिटर्न एग्जामिनेशन की भी जो है कट ऑफ ये जारी करेंगे। तो यहाँ पे जो है जो बच्चे आएंगे उसके बाद जो मेरिट लिस्ट में जाएंगे ना, फाइनल मेरिट लिस्ट यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन आप देख आओगे, इस पर भी बहुत ज़्यादा बवाल होने वाला है। इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको शॉकिंग न्यूज़ लगने वाली है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जिन बच्चों का नाम आया है लिस्ट में उनके पास अभी पर्याप्त समय है, 3 से 4 महीने इजीली लगने वाले हैं आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में। तो अभी से जो है आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लो मेरे भाई, अच्छे तरीके से अपनी कमर कस लो मेरे भाई। यही आपको जो है बहुत बहुत पहले मैं कहता आ रहा था और आज भी मैं कहते आ रहा हूँ, वरना जिन बच्चों का ये हाल हुआ है ना अभी पीएमटी में जिनका नाम नहीं आया, जिस हिसाब से वो शॉकिंग हुए, तो ये आपके साथ भी हो सकता है मेरे भाई, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो मेरे भाई, ठीक है। तो समझ रहे हो, 2.5-3 महीने जो भी आपके पास अभी वर्तमान में बचा हुआ है आने वाले समय में आपकी लिखित परीक्षा में, तो जी जान लगा दो भाई। जिनका नाम अभी लिस्ट में आया तो इसका पूरा फायदा उठाओ, पूरा जी जान से फायदा उठाओ, 2.5-3 महीने अपने एग्जाम में घुस जाओ, तभी जाके इसका बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज आपको चांस मिला है और ये ऐसे ही चला जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? कोई भी डाउट क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई आपका कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो बस इतना सही कहना चाहता हूं, दोनों बच्चे जिनका नाम आया है और वो भी जो है अपना इतना उत्साहित मत होइएगा कि सारी चीजें आप भूल जाओ, ठीक है। आपको पेशेंस बनाए रखना है, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, जो पिछले 8-10 महीने से आप बना के आ रहे हो। दूसरे वो बच्चे जिनका नाम नहीं आया है, देखिए सैड होना एक नॉर्मल सी चीज है, आपको दुख हुआ है ये भी एक नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, ना तो मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, ना आप ही कुछ कर सकते हो। कुछ कर सकता है तो एचएसएससी कर सकता है भाई, और जो है 2-3 लिस्ट निकाल के बच्चों को इंक्लूड कर सकता है। वैसे तो ये पीएमटी की कट ऑफ ही नहीं निकालनी चाहिए थी, नॉर्मल सी चीज है भाई। 28 राज्य है भारत में, मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी राज्य ने जो है पीएमटी पीएसटी की भी कट ऑफ निकाल दी हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये यूनिक बोर्ड है, हम हमेशा कुछ नया करता रहता है, इसीलिए इसने ये किया है भाई। और अपनी जो है उम्मीद मत छोड़ना, हो सकता है कि दोबारा लिस्ट निकाल दे। फिर भी मेरा ये मानना है कि जैसे कि 71 गई है ईडब्ल्यूएस की मेरे भाई, ठीक है, 71 गई है ईडब्ल्यूएस की। अब किसी बच्चे के 52 नंबर है, ठीक है, 52 नंबर है ईडब्ल्यूएस के, घटाते घटाते भी मतलब ईडब्ल्यूएस का 3-4 लिस्ट भी निकालेंगे ना तो भी मेरे भाई 52 वाले का तो फिर भी नाम नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा
डिफरेंस है हर चीज़ के लिए, हर बच्चों के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था ईडब्ल्यूएस के लिए, मेरे को ऐसा लगता है। जब आप सारी उनको चीज़ें दे रहे हो, सारी प्रोवाइड करवा रहे हो, इतने अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हो, एंड में जाके आप कह रहे हो कि भाई तू तो एलिजिबल ही नहीं है, ये कोई बात थोड़ी है यार। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ये ईडब्ल्यूएस का जितना मेरे को समझ आया, ठीक है, मेरे को ये समझ आता है। अभी इनको क्या किया गया, ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन था ना वो बढ़ा दिया गया था। पहले इसकी 5 से 6 जो सैलरी थी ना वो लिमिट थी, उसके बाद इसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया गया था। यानी कि 8 लाख वाले बच्चे भी जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना सकते थे। ये इन्होंने एक छूट दी, सभी बच्चे खुश हो गए कि भाई सही है, 5 साल का अपने को जो है 5 साल की छूट भी मिल जाएगी इसके अंदर, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन गया। और 1 नंबर तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर तो कम जाते ही है जर्नल के अंदर, तो 1 नंबर का जो डिफरेंस रहता था वो अपना यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। चलो अच्छी बात है भाई, मुझे भी लगा बहुत अच्छा काम किया है भाई एचएसएससी ने। लेकिन बच्चे को फार्म तो भरवा दिया ईडब्ल्यूएस से। अब फार्म भरवाने के बाद इन्होंने जो पीएमटी निकाली, फर्स्ट लिस्ट निकाली, उसमें कह दिया भाई कट ऑफ आपकी 71 ही है, जबकि 52 वाला, 55 वाला, 60 वाला ये बच्चे तो पहले ही बाहर हो गए। फिर ईडब्ल्यूएस से फार्म भरवाने का फायदा ही क्या, इससे अच्छा तो वो जर्नल के अंदर फार्म भर रहे थे, कम से कम पीएमटी तो दे पाते मेरे भाई। ये सीधा सीधा मैं कह रहा हूं, ये जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे बाहर किए गए हैं और जर्नल की जो कट ऑफ 52 की गई है ना, ये सीधा सीधा फायदा किसको मिला है, कोई बता सकता है? डायरेक्ट फायदा ये किन बच्चों को मिला है? मैं यहां पे देखो ना तो किसी की बुराई कर रहा हूं ना ही किसी का फायदा दिखा रहा हूं, बस सच बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे फायदा फायदा सीधी सी बात है मेरा भाई, अदर स्टेट को हुआ है और किसी को नहीं हुआ मेरे भाई। जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं ना वो डायरेक्ट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, जब वो किसी अदर स्टेट के, मतलब कोई यूपी का बच्चा है, राजस्थान का बच्चा है, उत्तराखंड का बच्चा है, वो अपना हरियाणा का फॉर्म भरेगा ना, तो वो सीधा कहां पर फॉर्म जाएगा, उसका जर्नल के अंदर वो फॉर्म जाएगा मेरे भाई, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म जाएगा। मतलब कि जितने भी बच्चों ने जनरल में कैटेगरी में फॉर्म भरा था ना, अगर उनके सीईटी में क्वालिफाई भी नंबर थे ना, तो उनका पीएमटी का जो है एडमिट कार्ड आया है। और अपने जो हरियाणा के बच्चे थे ना, हरियाणा के बच्चे किसी भी कैटेगरी में लगा लो आप, हर कैटेगरी लगा लो ईडब्ल्यूएस से, वो बच्चा 60 वाला, 65 वाला, 68, 69 वाला भी बच्चा जो है वो बाहर हो गया मेरे भाई लिस्ट से। अब ये भेदभाव नहीं है तो क्या है मेरे भाई? मतलब कोई एक, मेरे को तो ये समझना है, जिस बंदे ने ये आइडिया दिया ना, मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूँ, एक्चुअल में उससे बात करना चाहता हूँ मैं भाई, किसकी दिमाग की ये उपज है इतना जो ये सिस्टम बना के दिया है मेरे भाई, और कैसे बना दिया ये सिस्टम, मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा अभी तक, सही बताऊँ तो। खैर ये बहस वाली बात हो जाती है कि कितनी कर लो इस चीज़ों पे, बहस कभी ख़त्म नहीं होती है। और ना तो मैं आपसे बहस करके ये चीज़ें सोल्व कर पाऊंगा, ना आप सोल्व कर पाएंगे, हम सिर्फ ऐसे ही रह जाएंगे, बात करते रह जाएंगे। एक्चुअल में एचएसएससी ना तो अपने डिसीजन को कभी चेंज कर पाया है, और ना ही वो बस ये लगा लो तानाशाही वाली बात लगा लो। पहले इन्होंने क्या कर दिया, पहले इन्होंने सीईटी थोप दिया बच्चों के ऊपर मेरे भाई, ठीक है, सीईटी थोप दिया। इन्होंने क्या कहा, सभी को लगता था भाई चलो ठीक है सीईटी आप करवा रहे हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भीड़ कम करना चाहते हो समझ के। सीईटी में इन्होंने क्या किया, 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिए, इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने जो है भीड़ कम करने के लिए सीईटी एग्जाम ले लिया, और उसमें क्या किया, 8 लाख बच्चों जो है पास हो गए, ठीक है, 8 लाख बच्चे पास हो गए, चलो अच्छी बात है। सभी ने सोचा भाई चलो ठीक है 4 लाख बच्चे कम हो गए, अच्छी बात है। फिर इन्होंने क्या किया, ना जी हम तो 8 लाख में से भी छटनी करेंगे, हम तो क्या करेंगे 8 लाख में से 4 ही गुना बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर 100 पोस्ट आई है ना, अगर 100 पोस्ट आई है तो हम जो है इसका 4 गुना यानी कि 400 ही बच्चे बुलाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं है कि 8 लाख बच्चों ने पास किया, हमें तो सिर्फ 400 बच्चे करवाने हैं, हम भीड़ नहीं करना चाहते, हम पैसा खर्च नहीं करना चाहते, सीधी सी बात है। 12 लाख बच्चों ने फार्म भरा है, ठीक है, 12 लाख, और हर बच्चे से कितने लिए, 500 रुपये लिए। अब 12 लाख गुणा 500 कर लेना, इनकी जो 58-60 साल की जो सर्विस होती है ना, इनका पैसा निकल जाएगा इन 12 लाख से 500 गुना करने पर, और भी बच जाएगा। खर्चा तो कर नहीं रही, ये क्या कह रही है कि हम 8 लाख बच्चों का जो है एग्जाम करवाएंगे ना, 8 लाख बच्चों का एग्जाम करवाएंगे, तो भाई उसमें हरियाणा के जितने भी जिले हैं, 22-23 जिले हैं, इन सभी को रिजर्व करना पड़ेगा, वहां पे खर्चा लगेगा, हर स्कूल को हायर करना पड़ेगा, हर टीचर को हायर करना पड़ेगा, उसके बाद भाई नकल रोकने के लिए कैमरे लगाने पड़ेंगे। इतना सारा खर्चा हम नहीं कर सकते, हमें तो सारा धन बचाना है, अपनी जेब में डालना है। हम तो सिर्फ ये करेंगे भाई, एक सीईटी हमने एग्जाम लागू कर दिया, इसमें इसके बाद भी हम छटनी करेंगे हर स्टेज पर, एवरी स्टेज पर हम छटनी करेंगे, यानी कि जो फाइनल स्टेज होगी ना, हमें सिर्फ उतने ही बच्चे चाहिए जितनी हमारे पास पोस्ट होगी मेरे भाई, सीधी सी बात है, हम तो उतना ही करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 6000 पोस्ट है ना हरियाणा पुलिस की, तो मैक्सिमम हम जो है 50-60 हज़ार बच्चे बुलाएंगे, 2-3 सेंटर दे देंगे, पंचकुला दे देंगे, 1-2 अम्बाला आसपास दे देंगे, और यहां पे करवा के हम निकल लेंगे भाई, सीधी सी बात है। मेरा तो एनालाइज ऐसा ही कहता है, आपका एनालाइज क्या कहता है जरूर बता दीजिएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? जितना मैं सोच पाया हूं ना, समझ पाया हूं, ये ऐसे ही चल रहे हैं मेरे भाई,
आई बात समझ में? इन्हें इन्हें कोई मतलब नहीं है कि हरियाणा के बच्चों की जो एज है वो बढ़ती जा रही है, लोगों की दाढ़ियां सफ़ेद होती जा रही है, लोगों की शादियां नहीं होती जा रही है, मेंटल प्रेशर में लोग आ रहे हैं। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपा तो भाई हायर पोस्ट पे बैठे हैं, अपना घर चल रहा है, महीने की सैलरी लाख प्लस आ जाती है, अपने को कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है मेरे भाई। ये इनका माइंड सेट है मेरे भाई, यकीन मानना मेरी बात। अब ये चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन सच यही है। अगर आप अकेले में बैठ के सोचेंगे ना इन चीज़ों को सीक्वेंस वाइज, तो ऐसे ही चीज़ें हैं मेरे भाई। और यकीन मानना, अभी 2026 चल रहा है, आप 2026 ही देख रहे हो, लेकिन ये क्या देख रहे हैं? ये 2029 देख रहे हैं, 2029 के लिए तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई, इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा चीज़ों को लॉजिकली लगाया करो। हर चीज़ फ्रस्ट्रेशन किसी के ऊपर भी निकालना अच्छी बात भी नहीं होती। जैसे आप कमेंट सेक्शन में बहुत मैंने वीडियो देखे हैं, कैसे कैसे कमेंट। एक बात बताओ, मेरी वजह से लिस्ट आई है क्या? ये इतनी हाई कट ऑफ गई है। मैंने HSSC को बोला भाई 71 EWS की डाल दो। मैंने तो अंदाज़ा लगाया था ना, सभी अंदाज़ा लगाते हैं। आप भी तो अंदाज़ा लगाते होगे कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाए यार, प्लीज़ यार, है मैं इसीलिए तैयारी कर रहा हूँ। आप भी तो अंदाज़ा लगाते हो, आपको पता था ये लिस्ट ऐसी आएगी। मैं यहाँ पे आपको गुस्से में नहीं बता रहा, एक एक थोड़ा सा छोटा बड़ा भाई होने के नाते, या छोटा भाई लगा लो बड़ा भाई लगा लो, उस नाते ये चीज़ें बता रहा हूँ। हर बार किसी को ब्लेम करना आसान नहीं होता, और ना ही करना चाहिए हमें। अगर आप में इतना ही दम है तो आप जाओ ना HSSC के ऑफिस में, गला पकड़ ले उसका, हिम्मत सिंह का। कर सकते हो? नहीं कर सकते। बीजेपी की सरकार है, रातों रात गायब कहाँ कर देगी पता नहीं चलेगा मेरे भाई। आई समझ? तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अपना फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह है। ठीक है, आपको गुस्सा आना जरूरी है, क्योंकि आप ह्यूमन बींग्स हैं। मुझे भी गुस्सा आता है, आपकी स्टेज से मैं भी गुजरा हूँ भाई पिछले 3-4 साल पहले। आई बात समझ? 2021 वाली अगर मैं बात करूँ तो कभी करेंगे, मिलेंगे मिलेंगे बैठेंगे ना, तो सीक्वेंस वाइज बताऊंगा। मेरी भी दाढ़ी सफ़ेद होती जा रही है भाई। तो गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन निकालने से कुछ नहीं होगा। चेंज आप कर सकते हो, नियति का नियम है, सीधी सी बात है। अब ना तो आप कुछ कर सकते हो, ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, ये जरूर कर सकते हो, यहाँ से कंसिस्टेंसी बनानी स्टार्ट करो 2029 के लिए। मान लेते हैं हरियाणा पुलिस का ये आपका लास्ट चांस था, लेकिन हरियाणा पुलिस के अलावा और भी बहुत वैकेंसी है। 2.5 साल आप अपनी तैयारी के दे सकते हो तो दे दो। मैं मानता हूँ कि 2.5 साल 3 साल किताबों में घुस जाओ, मतलब ही नहीं आपके 75+ अगली बार CET में ना आए। तो तैयारी के लिए समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। बात करने से कुछ नहीं होगा ना, ना कभी बात खत्म होगी मेरे भाई। ये हिंदुस्तान है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी था। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी नहीं समझ आई, और फिर भी आपको लगता है कि ना तो मेरे तो बढ़ासी निकालनी है, तो कर लेना भाई, मेरे कमेंट्स में जो भी करना हो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम। समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। जिनका PMT में नाम नहीं आया, उम्मीद मत छोड़ना, लगे रहना भाई तैयारी में। क्या पता 3-4 लिस्ट और आएंगी, आपका नाम आ जाए मेरे भाई। फिर भी जो है इतनी कम नहीं जाएगी कट ऑफ। कहाँ तक समेट देंगे? 60-65 तक समेट देंगे फिर भी। लेकिन अगर 60 तक EWS की कट ऑफ आ भी जाती है, फिर उन बच्चों के साथ भेदभाव हो जाएगा जो 52 से लेके 60 के बीच में। फिर उनका क्या दोस्त था मेरे भाई, उनको भी ऐड कर लेते। तो ये है, किसी ना किसी के साथ तो भाई देखो ऐसा होएगा। अब मेरे साथ 2021 में हुआ था, आज आपके साथ हो रहा है, 2029 में और किसी के साथ होएगा। तो इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं है, इन चीज़ों का एक ही सोल्यूशन होता है, जो आप कर नहीं सकते, जो मैं नहीं कर सकता। हम सिर्फ सोच सकते हैं। एक हिंट दे देता हूँ, 1942 का आंदोलन करो या मरो का। आई बात समझ में? चलिए, फालतू की बातें हो गई हैं, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें मैंने कर ली हैं, ये करनी बहुत ज़रूरी भी थी। आपके अंदर आपको दिखाना ज़रूरी था कि भाई एक सरकारी नौकरी अगर नहीं मिली तो आपको ये मत सोचना कुछ खत्म हो गया। ठीक है, बहुत सारी ज़िंदगी में करने के लिए काम है, बस आप करने वाले होने चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे मेरे भाई ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? ठीक है, आज के जो हमारे 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं ना, ये टोटली राष्ट्रपति के अंदर से मैंने इंक्लूड किए मेरे भाई। ठीक है, कल वाला सेक्शन हमारा पॉलिटी का था, तो आज जो है राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। ये जरूरी है राष्ट्रपति के बारे में जानना, आपके बारे में। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति कहां से कहां तक दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, 52 से 62 के में 52 से 62 के बाद 52 से 62 के बीच में ये दिया गया है। अनुच्छेद 52 की बात करूं तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति
राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 54 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन, ठीक है, किस प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार इसका जो है चुनाव करवाया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में था। राष्ट्रपति अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। जो पहला क्वेश्चन पूछा है ना हमसे, यही पूछा है, कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? अनुच्छेद 56 को देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अनुच्छेद 56 हो गया ना? हाँ हो गया अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 57 को देख लेते हैं मेरे भाई। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। के लिए पात्रता मतलब दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या हो जाएगा? पात्रता, अहर्ताएं, इलिजिबिलिटी मेरे भाई, ठीक है। निर्वाचित होने के लिए क्या क्या इसकी अहर्ताएं होनी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद कौन सा आ गया? 59 आ गया ना। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? 60 तो सभी को पता होगा, शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति की शपथ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? यहां पे लिख देता हूं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो संबंधित है वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 62 हो जाएगा, अनुच्छेद 61 हो जाएगा। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 कहता है भाई रिक्ति, राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए पद की रिक्ति भरने के लिए मतलब कि 5 साल अगर उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है या फिर समय से पहले अगर कुर्सी खाली हो जाती है तो उस समय जो है वो स्थान को कैसे भरा जाएगा, वो सब अनुच्छेद 62 में कहा गया है। ये सारे अनुच्छेद आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में जो है क्या दिया गया है? हमारा राष्ट्रपति दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके हम जो है इन क्वेश्चनों को देखना शुरू करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफी इजी है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो आप सभी जानते हैं 5 वर्ष की जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है मेरे भाई, ठीक है। यहां से आप देख लेना, सारी चीजें मैंने लिख दी है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, ठीक है। कार्यकाल की अवधि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक जो है पद धारण जो है मेरे भाई करता है। 5 साल पूरे होने से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बताइए, जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है भाई। ये चीज आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये सारा चीजें आप पढ़ लेना मेरे भाई। और ये हम पढ़ के आए हैं अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग चलाकर उन्हें हटाया जा सकता है। सारे अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 के बीच में राष्ट्रपति से संबंधित मेरे भाई, ठीक है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसकी कोई लिमिट नहीं है। भारत के अंदर कितनी भी बार बन सकता है, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कहा गया कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान दिया गया है। ऊपर मैंने आपको अनुच्छेद बताए थे ना, कहाँ गया अनुच्छेद 57 में, आपको दिखा देता हूँ। अनुच्छेद 57 मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था,
ये देखो, ये रहा अनुच्छेद 57, ये रहा अनुच्छेद। ये क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि अगर एक बार, अगर मान लीजिए कि 5 साल का जो कार्यकाल है राष्ट्रपति का ये पूरा हो गया, तो दोबारा वो इलेक्शन लड़ सकता है। दोबारा नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार भी वो चाहे इलेक्शन लड़ सकता है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता प्रावधान जो है ये दिए गए हैं मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 57 स्पष्ट करता है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुका है या कर रहा है, वह इस पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। संख्या की कोई सीमा नहीं है। भारत का संविधान यह नहीं बताता कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, वह अनगिनत बार जो है चुनाव लड़ सकता है और निर्वाचित हो सकता है। कुछ चीजें यही जो है फालतू की चीजें है मेरे भाई, ठीक है। एक टाइम लिमिट कर देनी चाहिए थी, जैसे कि यूएसए ने कर रखा है। उनका जो राष्ट्रपति है कितनी बार जो है राष्ट्रपति पद पर रह सकता है, ये फटाफट जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार, ठीक है। ऐसा ही जो है भारत के अंदर भी होना चाहिए था, बट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऐतिहासिक उदाहरण, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें 2 बार 1952 से 57 और 57 से 62 इस पद को सुशोभित किया है। उनके बाद एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा बन गई कि कोई भी राष्ट्रपति 2 कार्यकाल से अधिक पद पर जो है नहीं रहा, लेकिन संविधान में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये किस प्रकार से होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है आम जनता द्वारा सीधे वोट डालकर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता मेरे भाई। आप जानते हैं ना, जैसे कि हम लोकसभा के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, हम आम जनता विधानसभा के चुनावों में हिस्सा लेते हैं, जो है हमारे नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव में हम हिस्सा लेते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से वो चुनाव, यानी कि डायरेक्ट जनता उसके अंदर जो है इंक्लूड होती है और अपना नेता चुनती है। लेकिन ये जो राष्ट्रपति होता है इसका चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, यानी कि जनता के द्वारा ये डायरेक्ट नहीं चुने जाते मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। बल्कि एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से इसका जो है चुनाव होता है, इसी कारण इन्हें अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, इसके अनुसार राष्ट्रपति को एक निर्वाचक मंडल चुनता है जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। मतलब एक निर्वाचन मंडल जो है ये एक निर्वाचक मंडल हो गया, मान के चलो, ठीक है। ये एक निर्वाचन मंडल हो गया। इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे, लोकसभा के लोग इसके अंदर शामिल होंगे, इसके अंदर राज्यसभा के लोग शामिल होंगे, राज्यसभा, ठीक है। ये भी निर्वाचित सदस्य इसके अंदर शामिल होते हैं मेरे भाई। और क्या होता है, राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये अनुच्छेद हमने देखा था ना, किस अनुच्छेद के तहत इनको शामिल किया गया था। हर चीज आपको याद रखनी है, जिस हिसाब से चलता आ रहा है ना, इसी हिसाब से बोल रहा हूं। ऐसे ही आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है मेरे भाई। अभी एक एग्जांपल और दे देता हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डरा रहा हूं, आपको डरा नहीं रहा मेरे भाई। अभी जो HSSC ने आंकड़े जारी किए थे ना कि भाई 55 से 60 के बीच में कितने बच्चे हैं, अभी एग्जैक्ट मुझे डाटा याद नहीं है, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, 75 से 80 के बीच में कितने बच्चे हैं। उसके बाद 85 से 90 के बीच में, इवन 85 से 90 के बीच में भी 1500 से 2000 बच्चे इंक्लूड है मेरे भाई। एग्जैक्ट डाटा तो मुझे नहीं पता, आप देख लेना उस चीज को। उसका क्या मतलब है, उसका साफ मतलब ये है, आपको ये बता दिया गया है, आप चाहे किसी और को ना बताओ, लेकिन आपको ये पता चल गया कि आपका नाम किसी भी मेंस एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, अभी 50 पोस्ट निकाली गई थी, किसकी, फॉरेस्टर की 50 पोस्ट निकाली गई थी। अब किसी बच्चे के 55 से 60 तो छोड़ो, 75 से 80 के बीच में है नंबर, और यहाँ पे कैंडिडेट कितने हैं, मान लो यहाँ पे 1500 कैंडिडेट है, ठीक है। 1500 कैंडिडेट है, ये कितनी है, 50 है। इसका 10 गुना करोगे तो कितना आएगा, 500 बच्चे हो गए। अब 500 बच्चे उठाने हैं, वो यहाँ से उठा लेगा। 85 से 90 के बीच में से सारे आ गए 500 बच्चे। बताओ, ना इनका नंबर आया ना इनका नंबर आया, कर लो अब क्या करोगे। तो ये चीजें हैं मेरे भाई। यहाँ पे ये जो इन्होंने डेटा दिया ना, यहाँ से आपको पता चल गया होगा, और दूर तक आपको दिख गया होगा रास्ता कि मैं कहीं भी नहीं खड़ा भाई 2028-29 से पहले जो अगला CET होएगा। आई बात समझ में। तो इसीलिए भाई हार मानने की जरूरत नहीं है, दुख होने की जरूरत नहीं है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, और यही आप कर सकते हो बिना निस्वार्थ के। इसी में लगे रहो मेरे भाई। अदरवाइज भाई आप कोई और स्कोप आप देखना स्टार्ट कर दो, या फिर आप जो है सेकंड जो कहते हैं ना कि भाई जो एक चीज के साथ मैं दूसरी भी लेके चल रहा हूं, तो वो भी सोचना शुरू कर दो भाई। अदरवाइज HSSC में बहुत डिफिकल्ट काम हो चुका है फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरे भाई, ठीक है।
आई होप आप समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरे भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को डरा नहीं रहा, बस इन फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट रहा हो मेरे भाई, ताकि आप 3 साल के बाद जाए ना तो आपके पास एक अदर विकल्प ऐसा हो ताकि आपको स्विच करने में देर ना हो, आपके माइंड प्रेशर ना आए कि आपको लगे कि यार 30 साल का हो गया, अब मैं नया क्या सीखूं। इसलिए मैं आज 2029 की चीज़ मैं आज आप 2026 में बता रहा हूँ मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल अभी हम यहां पर देख के आए हैं। कहां पर देखा हमने? ऊपर देखा था ना। 1 सेकंड, ये क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन हिस्सा लेता है मेरे भाई? तो निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य तो लेते हैं, संसद व राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा। संसद व राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं लेते हैं, संसद व राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के वे सदस्य जिन्हें जनता या प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया है। ऐसे ही राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ पे तो हम भाग लेते हैं ना। 2029 में विधानसभा की जो तैयारी चल रही है ना, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहीं से जो है ये निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति अपनाई जाती है, संचयी मत पद्धति अपनाई जाती है, सापेक्ष बहुमत पद्धति अपनाई जाती है, या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पोस्ट के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है ये अपनाई जाती है। देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक विशेष और जटिल प्रक्रिया के माध्यम से होता है ताकि देश के सभी राज्यों और केंद्र के बीच जो है प्रतिनिधित्व का संतुलन बना रहे। इस पद्धति की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इसका अर्थ है कि निर्वाचन में विभिन्न राजनीतिक दलों और क्षेत्रों की उनकी शक्ति के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है। एकल संक्रमणीय मत किसको बोलते हैं? इसमें मतदाता संसद विधायक केवल एक उम्मीदवार को एक वोट नहीं देता बल्कि उम्मीदवार को अपनी वरीयता प्रेफरेंस देता है। जैसे कि ये 3 बंदे जो है राष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ है, पहले ये वोट इसको देगा, फिर इसको देगा और फिर इसको देगा, ऐसे कह रहा है के आधार पर चुनता है। यदि पहली पसंद वाले उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो उसका वोट जो है अगली वरीयता वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि इसको वरीयता नहीं मिली तो इसका वोट जो है इसको ट्रांसफर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। गुप्त मतदान आप सभी जानते हैं, यह चुनाव पूरी तरह से गुप्त होता है जिसमें मतदाता बिना किसी दबाव के अपनी पसंद के उम्मीदवार को जो है वोट दे सकता है। ये जो प्रणाली होती है ना, आपको पता नहीं चलेगा, ये गुप्त रखा जाता है ताकि किसी को पता ना चले। भाई अब जैसे आप मेरे दोस्त हो, आपने मेरे को ही वोट नहीं दिया और कल को मुझे पता लगे अरे यार तुम तो मेरे ये वोट कौन दिया यार, तो उस केस को जो है ज्यादा जटिल नहीं बनाया गया। मतलब कभी कुछ भी हो सकता है यार, इसीलिए इन चीजों को जो है गुप्त रखा जाता है, पता नहीं चलता किसने किसको वोट दिया है मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपति पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री नहीं दिलाता, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं दिलाता, भारत का महान्यायवादी नहीं दिलाता। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ये राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप और प्रक्रिया दी गई है। शपथ दिलाने वाला भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं मेरे भाई, ठीक है। इनको भी आराम से बैठ के पढ़ लेना। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? मतलब कि फॉर एग्जांपल मान के चलो, अभी हमने क्या डिस्कस किया, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीधे सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा होता है, उसके तहत जो है उसका मुख्य न्यायाधीश यानी कि उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब ये कहने लग रहे हैं कि राष्ट्रपति का फॉर एग्जाम्पल चुनाव हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और इस चुनाव लफड़ा हो गया, मतलब कि सही हुआ नहीं भाई,
कोई विवाद हो गया, चुनाव में जो है कंप्लीट नहीं हुआ और इस चुनाव में जो है विवाद हो गया, किसी भी तरीके से विवाद हो गया, तो उस चुनाव का जो विवाद होगा ना मेरे भाई, उसका निपटारा कौन करेगा? तो उसका निपटारा ना तो संसद करेगी, ना लोकसभा करेगी, ना निर्वाचन आयोग करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 फर्स्ट में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद केवल देश की सबसे बड़ी अदालत में ही सुलझाया जाएगा। विशिष्ट अधिकार राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित किसी भी शंका या विवाद की जांच और निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है किया जाता है। अंतिम निर्णय इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है अंतिम होता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, इसीलिए मैंने जो है आपको सारे अनुच्छेद बताए थे स्टार्टिंग में ही राष्ट्रपति के मेरे भाई। ठीक है, 52 से 62 के बीच में सारे अनुच्छेद आपको बताए थे और सारे आपको पता होना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपको सारे आ जाएंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? तो मैंने बताया था राष्ट्रपति जो अपना अनुच्छेद 56 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 56 के तहत जो है अपना जो त्यागपत्र है वो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है मेरे भाई। ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 फर्स्ट ए के अब 1 में राष्ट्रपति के त्यागपत्र की प्रक्रिया का उल्लेख जो है किया गया है। किसे देता है? राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी भी समय अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को लिखित रूप में दे सकता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, और जैसे ही उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र मिलता है ना, तो वो तुरंत सूचना देता है। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का त्यागपत्र मिलने पर इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है। मतलब उपराष्ट्रपति को जैसे ही, अभी क्या हुआ है, 9:26 समय हुआ है, AM हुआ है। ठीक है, अभी इस समय जो है राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र किसको दे दिया? उपराष्ट्रपति को दे दिया। ठीक है, उपराष्ट्रपति को दे दिया, तो इसी टाइम मतलब इसी समय जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, उसने राष्ट्रपति को वो सूचना किसको देनी होती है? वो सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है मेरे भाई। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है अनुच्छेद 56(2) के अनुसार मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं, और ये चीज याद रखना, पद की रिक्ति, जैसे ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभालता है जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता मेरे भाई। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं मेरे भाई। 9 में क्या बोला गया है? किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो किस आरोप के तहत, पहले तो आपको अनुच्छेद याद रखना है। मोस्टली जो है अनुच्छेद ही बार बार पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में। बताइए किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है संविधान का उल्लंघन के आरोप में जो है महाभियोग इसके ऊपर चलाया जा सकता है। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चला लेगा, ऐसा नहीं है। 14 दिन पहले जो है आपको सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, सूचना देनी पड़ेगी कि महाभियोग चलाया जाएगा। ठीक है, याद रखना, कर्तव्य की अवहेलना, दांडी का अपराध, संविधान का उल्लंघन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां पे देखो संविधान का अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। महाभियोग का एकमात्र अधिकार संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल और केवल संविधान के उल्लंघन के आरोप में ही चलाया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, परिभाषा का अभाव। दिलचस्प बात यह है कि संविधान में संविधान का उल्लंघन शब्द का क्या अर्थ है या इसमें कौन से कार्य शामिल होंगे, इसका कोई स्पष्ट परिभाषा ही नहीं दी गई है मेरे भाई। बड़ी अजीब है, चलिए कोई बात नहीं, खैर ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, और चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो कौन ला सकता है? तो कौन ला सकता है? संसद की संयुक्त बैठक ला सकती है, लोकसभा ला सकता है, राज्यसभा ला सकता है, या संसद का कोई भी सदन ला सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कोई भी जो है महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है राष्ट्रपति के विरुद्ध मेरे भाई। ठीक है, इस चीज को आप आराम से बैठ के पढ़ लेना, आराम से चीजें। और ये चीज याद रखना, ये देखो, ये आरोप लगाने वाले सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला एक लिखित नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है मेरे भाई। ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। महाभियोग के बारे में आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है और संविधान के उल्लंघन के आधार पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है राष्ट्रपति के ऊपर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब चीजों से पहले एक काम करना पड़ेगा,
जितना जो सदन लाएगा ना, लोकसभा लाएगा या फिर राज्यसभा लाएगा, उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करने होंगे एक नोटिस के ऊपर, और वो नोटिस 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को देना होगा। उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया चालू होगी मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया महाभियोग प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम कितने दिन की पूर्व आवश्यक सूचना देनी पड़ती है? अभी मैं बता के आया हूं 14 दिन पहले जो है ये आवश्यक सूचना देनी पड़ती है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया महाभियोग पारित करने हेतु प्रत्येक सदन में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? वो लाइन मैंने ऊपर नहीं पढ़ी, वरना आपको यहीं से पता चल जाता है। ये देखो, दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है, यदि दूसरा सदन भी जांच के बाद 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसी तारीख से जो है पद पर हटाया जा सकता है। तो ये याद रखना, 2/3 बहुमत, दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत से जो है उसको पारित कर देता है ना, तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यही जो है ये क्वेश्चन में पूछ रहा है मेरे भाई। देखो कहा गया है, ये रहा, महाभियोग पारित करने हेतु प्रत्येक सदन में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत की जो है आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का मेरे भाई, ठीक है। ये जो है आप पढ़ लेना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सामान्य विधायी प्रक्रियाओं से कहीं अधिक कठिन है। अनुच्छेद 61 के अनुसार इसके लिए बहुमत की शर्त इस प्रकार है। कठोर शर्त है, महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का ही नहीं बल्कि सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत की जो है आवश्यकता होती है। दोनों सदनों में अनिवार्यता है मेरे भाई, दोनों सदनों की मैंडेटरी है। यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग इसे विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए मेरे भाई, तभी राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो ये याद रखना, 1/4 और 2/3 ये दोनों अलग अलग हैं। 1/4 कहाँ हिस्सा है? जब महाभियोग की प्रक्रिया चालू होगी ना, उससे पहले जिस भी सदन में ये प्रोसेस चालू होगी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो मेरे भाई, ठीक है, जिस भी सदन में प्रोसेस चालू हो, वहां पर 1/4 लोगों के हस्ताक्षर किया हुआ नोटिस 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को देना होगा। तब तो जो है आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी महाभियोग की मेरे भाई। जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी ना महाभियोग की, उसके बाद प्रत्येक सदन, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों के जो है 2/3 हिस्से के जो लोग हैं हस्ताक्षर कर देंगे ना, उसके बाद ही राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी जो है कमेंट सेक्शन में बता देना कोई दिक्कत आती हो तो मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है? तो कितनी राशि जमानत करनी होती है? 1500 नहीं, 2500 नहीं, 15,000 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर इनका एक ना वो भी रखा गया है, एक प्रोसेस रखी गई है, अगर इतने वोट जो राष्ट्रपति जो है वो नहीं प्राप्त करता ना, तो उसकी जो है जमानत जब्त कर ली जाती है, यानी कि 15,000 जो है फिर उसको वापस नहीं दिए जाते। ये ऐसी प्रोसेस क्यों बनाई गई है? ताकि भाई कोई सीरियस कैंडिडेट है ना, वही इसके अंदर जो है हिस्सा ले सके। वैसे तो 15,000 आज के समय में कोई ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये एक राशि इसलिए जमा करवाई जाती है ताकि सभी जो है सीरियस कैंडिडेट ही इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं कि कोई भी उठकर खड़ा हो जाए मेरे भाई, ठीक है। तो इसको बैठ के आप पढ़ लेना। यहाँ पे चलिए मैं बता ही देता हूँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियमों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 द्वारा विनियमित किया जाता है। नामांकन के समय उम्मीदवारों को गंभीरता सुनिश्चित करने के लिए जमानत राशि का जो है प्रावधान किया गया था। वर्तमान में 15,000 कुछ नहीं है, लेकिन जब ये 1951-52 हमारा देश आजाद हुआ था ना 1947 में, उस समय ये 15,000 बहुत ज्यादा होते थे मेरे भाई, ठीक है। उस समय के ये 15,000 काफी ज्यादा लगते थे, इसीलिए एक सीरियस इलेक्शन करने के लिए, ताकि भाई लोगों को लगे कि 15,000 दे रखे हैं, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? आगे चलते हैं, ये आराम से बैठ के पढ़ लेना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय के भीतर भरना अनिवार्य है? यानी कि फॉर एग्जांपल मान के चलो अभी क्या चल रहा है, अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, अभी अप्रैल चल रहा है और किसी कारणवश जो है राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो गई है। किसी भी कारण हो सकता है, चाहे वो उनका समय टाइम पीरियड पूरा हो गया हो या फिर कोई अकाल कारण हो गया हो, जिसके कारण ये कुर्सी जो है क्या हो गई है, ये कुर्सी खाली हो गई है मेरे भाई, ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वो पद भरने के लिए कितने समय के भीतर आपको अलग चुनाव, नया चुनाव करवाना पड़ेगा या फिर उस कुर्सी पर नया राष्ट्रपति बिठाना पड़ेगा। तो ये 6 महीने हो जाएगा। कहा गया? ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे आपको दिख भी गया होगा, उत्तर 6 महीने हो जाएगा मेरे भाई। ये कंप्लीट आप यहां से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मेरे भाई, द्वितीय पसंद के मतों से कौन राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है? तो द्वितीय पसंद के मतों से यानी कि दूसरी पसंद के जो मत होते हैं उनसे कौन राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है अभी तक? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन नहीं हो जाएगा, फखरुद्दीन अली मोहम्मद नहीं हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी नहीं हो जाएगा, वीवी गिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संकरणीय मत पद्धति का प्रयोग होता है, जिसमें जीतने के लिए मतों का कोटा यानी कि कुल वैध मतों का 50% प्लस 1 प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, ऐतिहासिक घटना कब हुई? 1969 में हुई। भारत के चुनावी इतिहास में अब तक केवल एक बार 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। मतलब कि एकल संक्रमणीय मत का क्या मतलब है? एक ही बार जो है वोटों की काउंटिंग होगी। लेकिन भारत के इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हुई थी 1969 में, जब राष्ट्रपति के जो वोट थे ना उनकी काउंटिंग 2 बार करनी पड़ी। देखो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, द्वितीय चक्र की मतगणना जो है करनी पड़ी। परिणाम, इस चुनाव में वीवी गिरी जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हराकर जीत हासिल की थी। प्रक्रिया, पहली वरीयता के मतों में किसी को भी स्पष्ट बहुमत कोटा नहीं मिला था, इसीलिए सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को के वोट अगली पसंद के अनुसार जो है ट्रांसफर किए गए, जिसके बाद वीवी गिरी जो है विजय घोषित हुए थे मेरे भाई। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है वीडियो सेशन था, लेक्चर नंबर 53 था। और आज जो है हमारा ये 53 यहाँ पर खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे भाई। इतना सा जो है मैं आपके लिए करने की बोलता हूँ, ताकि ये भी मैं इसलिए नहीं बोलता कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, सिर्फ मैं अपना मोटिवेशन और बूस्टअप और एनर्जी लेने के लिए आपसे ये चीज मांगता हूं, ताकि ऐसे ही एनर्जी से इतना ऑथेंटिक और इतना सारा डाटा एक ही जगह मैं आपके सामने जो है लेकर आ सकूं मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए सिर्फ मैं आपको लाइक और शेयर करने के लिए बोलता हूं। बाकी आपकी मर्जी है, करो या ना करो, आपकी मर्जी है मेरे भाई। ठीक है, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो आप, आपका जो मर्जी करे वो आप कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो बस इतना ही आपसे आज शेयर करना था। आई होप आप अपनी तैयारी में लगे रहेंगे, बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो जो भी आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। वीडियो सेशन आपको कैसी लग रही है ये भी आप मुझे जरूर बता देना, और फीडबैक आप अपना जरूर देते रहना, ये मेरे लिए बेहद जरूरी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जो आप टेलीग्राम से सारी PDF जो है बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।